हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य एक दिवसीय सभी परीक्षाओं के लिए आप सभी को हिंदी की सीरीज़ भी स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। और ये सीरीज़ आपको डेली शाम 5 बजे प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि आपके आगामी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और रात को 8 बजे टेलीग्राम चैनल पर क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए, हिंदी की काफ़ी सीरीज़ अभी तक आप सभी को प्रोवाइड करा दी गई हैं। जिन लोगों ने पुरानी सीरीज़ नहीं देखी है, स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट पर विजिट करके सारी सीरीज़ को एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए, आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, अग्नि शब्द का तद्भव होगा। तो देखिए, अग्नि शब्द का तद्भव होगा इनमें से आग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, तद्भव की बात करें तो संस्कृत शब्दों से परिवर्तित शब्द, जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से हुई, पर वो अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बदल गए हैं। तो ऐसे शब्द आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे कि आग, इसके अलावा आंसू, सूरज, कान और आपका घर। तो ये सभी शब्द तद्भव शब्द आपके कहलाते हैं। और बात करें तत्सम शब्द की, क्वेश्चन तत्सम के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो तत्सम शब्द की अगर हम बात करें तो संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम आज भी ज्यों का त्यों अर्थात उसी रूप में करते हैं, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि हो गया, और आपका आंसू का तत्सम करें तो क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा। सूरज का तत्सम करें तो क्या होता है? सूर्य। यानी कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम आज भी उसी रूप में करते हैं जैसे वो पहले थे, तो ऐसे शब्द आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो तद्भव और तत्सम आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आयोग के द्वारा, आप करेक्ट करके आएंगे, आई होप। तो चलिए, अगला क्वेश्चन देखें। मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो देखिए, मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है मीनाक्षी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मीनाक्षी का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा? मीन धन अक्षी। इसका सही संधि विच्छेद होता है मीन धन अक्षी। मीन का मतलब होता है, आप सभी को पता है, मछली, जबकि अक्षी का मतलब होता है नेत्र या फिर आँख। तो अगर आपको इसका मतलब पता होगा तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को। तो मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है मीनाक्षी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुप्रास है। तो देखिए, अनुप्रास क्या है ये बताना है। अर्थालंकार है, शब्दालंकार है, उभयालंकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, आपका अनुप्रास क्या है? शब्दालंकार। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अलंकार आप सभी को पता है अलंकार क्या होते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है तो थोड़ा सा बता देती हूँ। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण शाब्दिक अर्थ होता है अलंकार का। जिस प्रकार स्वर्ण यानी सोने आदि के आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ती है। और अलंकार जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभयालंकार, ये ध्यान रखेंगे। और बात करें शब्दालंकार की, तो शब्दालंकार क्या होते हैं? शब्द पर आश्रित अलंकार, यानी कि जहाँ पर शब्दों के द्वारा अलंकारों में रमणीयता उत्पन्न होती है, वहाँ पर होता है आपका शब्दालंकार। अर्थालंकार जो है
अर्थ पर आश्रित अलंकार है, यानी कि अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित होता है। और उभय अलंकार की अगर हम बात करें तो इसमें शब्द एवं अर्थ दोनों से चमत्कार होता है और इसे आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार भी कहा जाता है। लेकिन अगर मेनली अलंकार देखे जाएं तो मेनली दो होते हैं, अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है अनुप्रास। तो देखिए अनुप्रास क्या होता है। अनुप्रास जो अलंकार है ये शब्द अलंकार का भेद होता है और अनुप्रास शब्द अनु धन प्र धन आस के योग से बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अनु का अर्थ क्या होता है, बार बार। अनु का अर्थ होता है बार बार। प्र का अर्थ होता है अधिकता, जबकि आस का अर्थ होता है क्या, पाना। अर्थात जहाँ पर वर्ण या वर्ण समूह बार बार आता है तो वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, विरति, विवेक, विनय, विज्ञान। विरति, विवेक, विनय, विज्ञान, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें व जो वर्ण है, इसमें व वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है, आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में। अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पर ये जो आपका दूसरा एग्जाम्पल दिया मैंने, यहाँ पर च और ल की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, आपका अनुप्रास अलंकार। यानी कि आपको याद रखना है जहाँ पर किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर होता है आपका अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन देखें, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो वाक्यांश हेतु एक शब्द है। तो देखिए वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, तो वाक्यांश के लिए, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ऊसर। और वहीं आपसे पूछा जाए कि जो जमीन उपजाऊ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होता है उर्वरा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, उर्वरा। अगला क्वेश्चन देखें, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। तो देखिए प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन देखें, सूर्योदय में संधि है। तो देखिए सूर्योदय, इसमें कौन सी संधि है ये बताना है। तो सूर्योदय में है आपकी गुण संधि। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गुण संधि में क्या होता है, यदि अ और आ, यदि अ और आ के बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई, ऊ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः क्या हो जाता है, ए ओ और अर हो जाता है। ए ओ और अर हो जाता है। अतः अ, ए एवं ओ वर्णों को क्या कहा जाता है, गुण वर्ण कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, गुण वर्ण। गुण संधि किसे कहते हैं इसका नियम भी आपको पता रहना चाहिए। यदि अ और आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्या क्रमशः क्या हो जाता है, ए ओ और अर हो जाते हैं। अतः अ, ए एवं ओ वर्णों को गुण वर्ण कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपको सूर्योदय दिया हुआ है। सूर्योदय का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, सूर्य धन उदय। सूर्य धन उदय सही संधि विच्छेद होता है। अब यहाँ पे देखिए सूर्य, यानी कि यहाँ पे कौन सा स्वर है, अ स्वर है और यहाँ पे ऊ है। तो अ और ऊ मिलकर यहाँ पे क्या बना देंगे, ओ बना देंगे। यानी कि यहाँ पे यो हो जा रहा है, ओ यहाँ पे आ जा रहा है तो यो बन जा रहा है। तो ओ जो वर्ण होता है, ये मैंने बताया आपको कौन सा वर्ण होता है, गुण वर्ण होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सी संधि, गुण संधि। अगला क्वेश्चन देखें, शुद्ध वाक्य छांटिए। तो देखिए शुद्ध वाक्य छांटना है। यहाँ पे आपको 4 वाक्य दिए हुए हैं, एक वाक्य दिया हुआ है, उसी को अलग अलग तरीके से 4 रूपों में लिखा है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा ये आपको छांट लेना है। मैंने कपड़े पहनने हैं
मुझे कपड़े पहनने हैं, मेरे को कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनना है। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? मुझे कपड़े पहनने हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए चारा फेंकना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्रलोभन देना यानी कि लालच देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द है। तो देखिए वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द क्या है? पुरुष। सज्जन, अगर हमने सज्जन लिख दिया तो पुरुष लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, तो इसमें अनावश्यक शब्द है पुरुष, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो देखिए राम की शक्ति पूजा, इसके रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक काव्य है। ये एक काव्य है। निराला जी ने इसका सृजन कब किया? 23 अक्टूबर 1936 को पूर्ण किया निराला जी ने इसका सृजन। और यह कविता 312 पंक्तियों की एक ऐसी लंबी कविता है जिसमें निराला जी के स्वरचित छंद शक्ति पूजा का प्रयोग किया गया है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं ये हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। और ये जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से प वर्ग का व्यंजन नहीं है। तो देखिए प वर्ग का व्यंजन कौन सा नहीं है? ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, आपको वर्ग कई बार बता चुकी हूँ मैं, व्यंजनों के वर्ग। तो कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं व्यंजनों के। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और लास्ट में कौन सा वर्ग होता है? जल्दी से बताइए। कौन कौन सा वर्ग होता है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो 5 प्रकार के व्यंजनों के वर्ग होते हैं। और यहाँ पे हर प्रत्येक जो वर्ग है इसमें कितने व्यंजन? 5 व्यंजन होते हैं। क में 5 व्यंजन होते हैं, क ख ग घ अ, ऐसे ही च छ ज ज ण, ट ठ ड ढ ण, ऐसे ही 5 व्यंजन होते हैं हर वर्ग में। और यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपका प वर्ग में प वर्ग का कौन सा व्यंजन नहीं है। तो प वर्ग देखें तो प फ ब भ म, तो प फ ब भ म होता है लेकिन य नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? य, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? घ, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त व्यंजनों की बात करें तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 संख्या होती है संयुक्त व्यंजनों की। कितनी संख्या? 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन? श, त्र, ज्ञ और श्र। तो 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, लेकिन घ नहीं होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, लक्षणा है। तो लक्षणा क्या है? ये एक शब्द शक्ति है, ये ध्यान में रखें। लक्षणा आपकी क्या है? शब्द शक्ति है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए हिंदी के रीतिकालीन आचार्य चिंतामणि ने लिखा है कि जो सुन पड़े सो शब्द है, समूची पड़े सो अर्थ, अर्थात जो सुनाई पड़े वह शब्द है तथा उसे सुनकर जो समझ में आए वह उसका अर्थ है। शब्द से अर्थ का बोध होता है, अतः शब्द हुआ बोधक यानी बोध कराने वाला, और अर्थ क्या हुआ? अर्थ हुआ बोध्य, जिसका बोध कराया जाए। तो शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति यानी शब्द शक्ति कहलाती है, ये ध्यान रखेंगे। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति को संक्षेप में शक्ति भी कहते हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। शब्द शक्ति क्या है? लक्षणा क्या है? ये शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति क्या होती है वो भी आपको पता रहना चाहिए। शब्द
का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ? तो देखिए, प्रेमचंद का देहावसान यानी इनकी मृत्यु हुई कब? वर्ष 1936 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रेमचंद इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव, जो प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं। और ये हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। और इनका जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था और 8 अक्टूबर 1936 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुरंग शब्द का अर्थ होता है। देखिए, तुरंग शब्द का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। कल की सीरीज़ भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, तो जिन लोगों ने नहीं देखी है स्टडी विद एम पर विजिट कर लीजिए आप सभी लोग, वहाँ पे आपको सीरीज़ मिल जाएगी। और रात को 8 बजे आप सभी को आज प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो प्रैक्टिस सेट आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को यहाँ पे प्रैक्टिस सेट स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो एक दिन आपका प्रैक्टिस सेट आता है, एक दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराया जाता है। तो आप सभी लोग स्टडी विद एम को ज्वाइन कर सकते हैं। आज आपका प्रैक्टिस सेट आएगा और कल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आएगा। यानी कि कल भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको दिया था। तो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि यही टाइम है आपको अपनी स्टडी को और बेहतर बनाने का। तो स्टडी विद एम के द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ से आप अपनी स्टडी को और बेहतर बना सकते हैं ताकि आप सभी को आपके आगामी जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उनमें कोई भी परेशानी ना हो, काफ़ी आपको वहाँ पे हेल्प मिल सके। तो यही प्रयास रहता है स्टडी विद एम का। तो इसके लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है अभी तक, और शेयर कीजिएगा इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखें, सही शब्द छाटिए। तो देखिए, सही शब्द यहाँ पे छाटना है अनिष्ट, अनिष्ट, अभिष्ट या अभिष्ट। तो देखिए, क्या यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? अनिष्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अनिष्ट, अनिष्ट नहीं अनिष्ट होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है? तो देखिए, मक्खन का पर्यायवाची कौन सा शब्द है इनमें से? नवनीत। नवनीत मक्खन का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो देखिए, अर्धविराम चिन्ह, चिन्ह अक्सर पूछ लिए जाते हैं तो आपको याद रखना है। अर्धविराम चिन्ह होता है आपका इस तरीके का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो और ये चिन्ह अगर पूछा जाए आपसे कौन सा चिन्ह है, ये कौन सा है? ये अल्प विराम चिन्ह है। अल्प विराम, या फिर इसको कॉमा भी कहते हैं, शॉर्ट कॉमा बोल दिया जाता है। तो अल्प विराम चिन्ह है ये। और यह चिन्ह है आपका कौन सा चिन्ह? पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह, जिसको फुल स्टॉप भी कहते हैं। और ये चिन्ह तो सभी को पता होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस प्रकार आपको चिन्हों को जरूर ध्यान में रखना है। हिंदी में एक क्वेश्चन अक्सर बनता है चिन्हों से। अगला क्वेश्चन देखें, हिंदी भाषा की लिपि है। तो देखिए, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है। ये ध्यान रखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत भी पूछा जा सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी लिपि है। और भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। ये ध्यान रखेंगे, भारत की जितने भी लिपियां हैं वो किस लिपि से निकली हुई है? ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है। और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। नागरी लिपि का प्रयोग, जो नागरी लिपि का प्रयोग काल है वो कब से कब तक था, कब से आरंभ हुआ, पूछा जा सकता है आपसे। तो नागरी लिपि का प्रयोग काल 8वीं 9वीं सदी से आरंभ हुआ। 10वीं से 12वीं सदी के बीच इसी प्राचीन नागरी से उत्तरी भारत का अधिकांश आधुनिक लिपियों का विकास हुआ। और इसकी 2 शाखाएं मिलती हैं, कौन कौन सी? एक तो आपकी पश्चिमी
पश्चिमी व पूर्वी। तो दो इसकी शाखाएं मिलती है किसकी, आपकी नागरी लिपि की। तो पश्चिमी शाखा की सर्वप्रमुख लिपि जो है ये है देवनागरी लिपि। तो ये ध्यान रखेंगे, पश्चिमी शाखा की सर्वप्रमुख लिपि जो है वो कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। और ये देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है, कहाँ से यह लिपि निकली है, ये सभी आपको मैंने बता दिया। तो हो सके तो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी हेल्प करेंगे ये पॉइंट आपको आपके आगामी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखें, दोहे की दूसरी एवं चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है। तो देखिए दोहे की दूसरी एवं चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं 8 बजे वाली सीरीज़ में। 8 बजे आपका प्रैक्टिस सेट आने वाला है, 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहेगा वो, जो कि आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल है। जिस पैटर्न पर आपका आगामी क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा आयोग के द्वारा, उसी पैटर्न पर वो प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। तो आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है। तो सारे ही क्लास स्टडी विद एम के द्वारा आपको फ्री प्रोवाइड कराए जाते हैं, इसके लिए कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता है। तो आप सभी लोग यहाँ से अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, अपना लाभ ले सकते हैं आप अपने एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।